मैं ब्रेक डाउन करता हूँ प्रोसेस क्या होता है सीयूईटी का। तो अगर इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो मैं एमबीए के लिए कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ये उस तरह के एग्जाम बिल्कुल पैटर्न। डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं, पूरा सॉल्व करना है। वहाँ एक बच्चे को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि मुझे ये सब स्टोरी नहीं लिखनी है, मुझे सीधा आंसर पे कैसे अराइव करना है। आप और प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन ऑल सेड एंड डन वो प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको क्लियरली मिलेगा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके पास क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए सीयूटी के अंदर। सीयूटी के अंदर। बच्चों को करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा और बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहां वो ये सब चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे एक बार। जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक कि आपको बच्चे का माइंडसेट चेंज करना होगा फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव आंसर्स टू सीयूईटी एमसीक्यू बेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट फिर डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। आज मैं एक TWSS एम्प्लॉय की तरह नहीं, बट एक फादर के रूप में इस पॉडकास्ट को लेना चाहूँगा। एक फादर जो अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए लगा हुआ है। बेटे ने अभी 12th की है, 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं, CUT अपीयर किया है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मेरे साथ हैं आनंद जी। आनंद, हाय। Anand has got about 15 years of experience. He's a chartered accountant and he is heading the Wall Street Junior. He's the managing partner. Welcome, Anand. थैंक यू विषय। I hope आज आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड है यहाँ आने के लिए। और आई होप एज अ फादर आई विल बी एबल टू satisfy all your queries. I hope so. I hope so. सर, CUT होता क्या है? मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। CUT है क्या चीज़? सो CUT एक एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जो 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई। उसके पहले शायद आपको ध्यान होगा कि जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी कट ऑफ्स या कॉलेजेस कट ऑफ इशू करता था और फिर हमारा एलिजिबिलिटी होता था। उसमें एक इशू ये था कि कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे CBSE से हैं, कुछ ICSE से हैं, तो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता था। हाँ, क्योंकि किसी के नंबर अच्छे आ गए वहाँ स्टेट बोर्ड में, Exactly. उसका एडमिशन आराम से हो जाता था। एग्जैक्टली। तो कई बार ऐसा देखा जाता था कि कुछ स्टेट बोर्ड्स बहुत लीनियंट हैं मार्किंग्स में और CBSE या ICSE थोड़ा टफर है, या कहीं स्टेट बोर्ड्स ज़्यादा टफर है एज कम्पेयर टू। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, एक डिस्पैरिटी क्रिएट करता था अमंग द सेम एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th अपीयर किया। तो उसको काउंटर करने के लिए 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्कीम लेके आए जहाँ पर उन्होंने इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, जहाँ इस CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का इंट्रोडक्शन किया। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोग को लगता है कि ये सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड है जी। आज के टाइम पे मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड हैं जो एडमिशन्स करते हैं CUET के स्कोर पे। So be it your Delhi University, be it your BHU, Banaras Hindu University, be it your Aligarh Muslim University, be it JNU. अच्छा जी। इंडिया के ऐसे 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, MIT ले लीजिए, ठीक है, आपके मुंजाल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एफिलेट हो चुके हैं अब CUET के साथ। तो ये कॉमन स्कोर उनके कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बिल्कुल बेंचमार्क बन जाता है। तो अब अगर मान लीजिए आज मैं जैसे अपने बेटे की बात करूं, उसने 12th क्लियर किया, उसके नंबर आए, उसने CUT का एग्जाम भरा, उसने IP यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दिया। तो आपके हिसाब से IP यूनिवर्सिटी का एग्जाम और CUT का एग्जाम अलग अलग हैं अभी? वो भी एक होने वाला है बाद में या फिर? अभी काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IP यूनिवर्सिटी आपने बोला, आई थिंक मुंबई यूनिवर्सिटी एक और एक्सेप्शन है जहाँ पर CUET अभी तक एंटर नहीं कर पाया। CUET का एफिलिएशन अभी तक नहीं एक्सेप्टेंस हुआ है। तो इनका खुद का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक, इन एंट्रेंस टेस्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके का नॉलेज चेक होता है वो सेम है। तो whether it is a CUET based test or whether it's if a university is still pursuing its own entrance test, which is the number is shrinking, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज का नंबर श्रिंक हो रहा है हर साल जो CUET के एफिलिएशन से बाहर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में ये नंबर और कम होता जाएगा और मोर यूनिवर्सिटीज के साथ एक एफिलिएशन बढ़ता जाएगा। तो क्या ये मेरा मानना या कहना सही है कि 12th के परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल, बहुत हद तक वो चीज़ हो गई है अब। और आगे अगर CUET पॉपुलराइज होता गया, अगर इसका एक्सेप्टेंस और यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ता गया, तो ये एक ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं कि 12th स्कोर विल नॉट स्टे वेरी रेलेवेंट।
उनका रेलेवेंसी सिर्फ इस जगह आ जाता है कि कुछ कॉलेजेस सीयूटी के स्कोर के साथ साथ एक मिनिमम 12 परसेंटेज रखते हैं। अच्छा कि आपके एटलीस्ट कट ऑफ 50% में हाँ 50 हो 60% हो या एग्जैक्टली कुछ ऐसा होना चाहिए, बट वो भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाई वो नहीं होता। तो जो इम्पोर्टेंस है, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सीयूटी के साथ जुड़ चुके हैं उनका थ्रस्ट सीयूटी के स्कोर पे ज्यादा होता है। तो ग्रेजुअली आप बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 12th का बिल्कुल रेलेवेंस खत्म होता जाएगा। 12th के मार्क्स का 12th के मार्क्स का क्योंकि 12th के जो पढ़ाई है वही सीयूटी की पढ़ाई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी 12th में, बिल्कुल, क्योंकि वही जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वही सीयूटी में आएगा। करेक्ट। एब्सोल्युटली। तो जो सीयूईटी का सिलेबस है वो मेनली एनसीईआरटी ड्रिवन है। तो जो एनसीईआरटी एजुकेशन सिस्टम है उसी पे बेस्ड है, उसी की सिलेबस पे बेस्ड है। तो आई शुड करेक्ट माई सेल्फ व्हेन आई सेड कि 12th का रेलेवेंस नहीं रहेगा। व्हाट आई एक्चुअली मेंट कि 12th के स्कोर का रेलेवेंस नहीं रहेगा। 12th की पढ़ाई बहुत ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज सीयूईटी का सिलेबस इज मोर और लेस व्हाट यू आर डूइंग इन 12th। आप जो 12th में पढ़ रहे हैं मोर और लेस वही है जो आप सीयूईटी के एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा टेक्निकल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कॉमर्स है, आर्ट्स है और साइंस है। सीयूटी किसके लिए एप्लीकेबल है? तीनों के लिए। अगर आपको बीकॉम करना है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो भी आपको सीयूटी देना पड़ेगा। अगर आपको बीएससी करना है तो भी देना पड़ेगा। अगर आपको बीए करना है तो भी सीयूटी देना पड़ेगा। तो किसी को बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो उसको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। बिल्कुल एग्जाम देना होगा। अब मैं जब एज अ फादर जब मैं अपने बेटे के साथ लगा हुआ था सीयूटी के लिए तो मैंने ये देखा कि बहुत लंबा चौड़ा एक वर्ड है जिसमें से आपको 4-5 चीजों को सिलेक्ट करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं समझ आया। कुछ हेल्प करेंगे उस पर मेरी? तो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ प्रोसेस क्या होता है सीयूईटी का। आप जब 12th में अपीयर कर रहे होते हैं उसके बाद आपको इसके लिए एनरोल करना पड़ता है। तो एनरोलमेंट जनरली स्टार्ट होता है मार्च के महीने में, जो ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको अपने जिस कोर्स को परस्यू करना है, जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया बीए इकोनॉमिक ऑनर्स का, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से या बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो आपको ये देखना होता है कि इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स करने के लिए मेरे पास 12th में क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए और सीयूईटी में मुझे कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। सीयूईटी आपको ऑप्शन देता है 23 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप 3 चूज कर सकते हैं अपने लिए। आप 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और एक 23 अलग है, 13 अलग है। 13 अलग है। 13 सिर्फ लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। जो ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से मैक्सिमम इंग्लिश चूज करते हैं। उसके बाद सेकंड कम्स हिंदी एंड देन आपके पास काफी सारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस भी हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो आपको एक लैंग्वेज वहां से चूज करनी है। आपको आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जिसमें आपके पास 23 ऑप्शंस हैं। तो अगर इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, ऐसे काफी सारे आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे। साइंस है अगर किसी के पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब है, फिजियोलॉजी, ये सब चीजें उसमें है उन डोमेन सब्जेक्ट्स में, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। और एक बचता है हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपके बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और ये सब करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ये चेक करता है। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा याद दिला रहा है जब मैं एमबीए के लिए कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ये उस तरह के एग्जाम पैटर्न को आसपास लेके जाने की कोशिश की जा रही है। जो कॉम्पिटिटिवनेस हम सोचते थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट होगी, वो ये कॉम्पिटिटिवनेस और पीछे पुश हो चुकी है। अब ये बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसा है। ऑल इंडिया रैंक्स निकलते हैं, राइट, आपके स्कोर्स के बेसिस पे। तो आप बिल्कुल सही है जब आप बोल रहे हैं कि ये कैट का एग्जाम जैसा होता है वैसा एक चीज हो गया, इसमें भी परसेंटाइल्स कैलकुलेट होते हैं। तो ये एब्सोल्युटली वैसा ही एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन गया है जो इमीडिएटली आफ्टर 12th बच्चों को करना है। अब मैं एक फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक बच्चा जो 12th के एग्जाम के प्रेशर में ऑलरेडी है और पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे करियर बनाए, तो उसको ये सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए? आइडियली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप सीयूटी का प्रिपरेशन, बिकॉज सब्जेक्ट कंटेंट जो है वो बहुत अलग नहीं है 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। सो व्हाइल you have done most of your 12th syllabus, let's say by December, I think most schools try to cover हाँ जी, सितंबर अक्टूबर तक हमारे स्कूल ने भी खत्म किया था। तो वहां से आपका सीयूटी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेफरेबली बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर आप
जब आप अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, आपकी बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, आप वहीं से सीयूईटी की तैयारी पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड्स आर अभी भी हमारे रिटन है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। जी। सीयूईटी मूव हो चुका है कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। तो वो 4 आंसर्स और उसमें से एक एमसीक्यूज आपको चूज करने हैं। सेकेंडली 12th के एग्जाम सब्जेक्टिव हैं मोस्टली सारे, जो मेजर मार्क्स कंपोनेंट है वो सब्जेक्टिव है। आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं, पूरा सॉल्व करना है। वहां एक बच्चे को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि मुझे ये सब स्टोरी नहीं लिखनी है, मुझे सीधा आंसर पे कैसे अराइव करना है। सो फ्रॉम अ सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन व्हिच इज योर 12th to an objective type examination, multiple choice questions type examination which is CUET। तो थोड़ा ये एक शिफ्ट में हमको लगता है कि बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए नवंबर दिसंबर आई फील इज एन आइडियल टाइम स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने अगर इनिशिएटिव लिया और तो स्कूल्स ने क्यों नहीं लिया? स्कूल्स अभी भी वो रिटन एग्जाम और रटाफिकेशन और चीज़ों को एक अलग तरीके से, क्योंकि आप अगर बोर्ड्स का अगर आप देखेंगे, हमने भी दिए, आपने भी दिए हैं, हमारे बच्चे भी दे रहे हैं अभी, तो बोर्ड्स का एक प्रेशर रहता है और एक प्रेशर के साथ साथ एक नया प्रेशर आप सीयूटी का देंगे आप बच्चों को, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता बच्चों के लिए? काफ़ी जगह ऐसा लगता है, काफ़ी पेरेंट्स हमसे बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि ये एक एडिशनल प्रेशर है जी। पर मैं उनको भी यही गाइड करता हूँ, और मैं जो भी व्यूअर्स हमें देखेंगे मैं उनको भी यही गाइड करना चाहूँगा कि इसको ना एडिशनल प्रेशर के जैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। आप अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज आपने वहाँ भी पिक की होगी, आपने इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपने पिक किया होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आपने चूज किया होगा। तो कोर्स कंटेंट बिल्कुल सेम है, आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है। आपको अलग क्या चीज पढ़नी है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, विच इज नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कवर अप इन कपल ऑफ मंथ्स एज वेल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक पेरेंट को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ जो भी हमारे पास अभी काउंसलिंग के लिए आते हैं कि आप उसको एडिशनल प्रेशर के जैसा नहीं समझें। एंड प्लस दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, हमको जितना जल्दी उससे अडॉप्ट करेंगे उतना बेटर है। मैं जब देखता हूँ साइंस स्टूडेंट्स जिनको अगर नीट के एग्जाम देने हैं या मतलब या मेडिकल में चूज करना है या फिर इंजीनियरिंग चूज करना है, तो उनको एक रिस्पेक्टिव एग्जाम्स देने हैं। और कुछ लोग एग्जाम्स क्लियर कर पाते हैं, कुछ लोग वो नहीं करते और वो फिर से अपीयर करने की कोशिश करते हैं। क्या आप सीयूटी में भी इस तरह का कुछ ट्रेंड देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि लोग एग्जाम देंगे और उनके नंबर्स के बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे सीधा, या फिर एडमिशन नहीं मिला तो आपको लगता है कि वो फिर से पढ़ना चाहिए उन्हें एक साल और देके इस चीज़ को? मैं कभी भी इस आइडिया में कभी भी सपोर्ट में नहीं था ड्रॉप करने के आइडिया में, क्योंकि वो एक साल हमें बहुत कुछ सिखाता है जी, मुझे ऐसा लगता है। बट आप जो ट्रेंड बोल रहे हैं अभी सीयूईटी में इतना नहीं है, अभी वो ट्रेंड बहुत कम, हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा ऐसे अभी बहुत ज्यादा पैमाने पर नहीं है कि ऐसे बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं और सब कुछ सिर्फ सीयूटी की पढ़ाई पे कर रहे हैं। अभी ये ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं है, बट और मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश होप करता हूँ कि ये बच्चे ये लोग समझें कि यू नो रादर देन टेकिंग अ ड्रॉप, हम वो इट इज लाइक थिंक ऑफ इट एज कि आपका एक और बोर्ड एग्जाम है 12th का, आपके जो प्री बोर्ड दिए और प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन ऑल सेड एंड डन वो प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, वो वही पेपर, वही सब्जेक्ट्स, वही सब कुछ आप वापस पढ़ रहे हैं। अब सीयूटी पे वापस चलते हैं। आपने कहा कि लैंग्वेजेस हैं, कुछ सिलेक्शन ऑफ पेपर्स है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, और मैंने बाद में रियलाइज किया कि यार मेरे को तो फला कोर्स करना था, उसकी एलिजिबिलिटी तो है ही नहीं है, तो मैं वो कोर्स कैसे लूंगा? नहीं, फिर वही एक बहुत बड़ा इशू जो हम देखते हैं विच कम्स जब अभी जो स्टेज चल रहा है सीयूईटी 2025 में, जब एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ओपन हैं, और अगर जिन बच्चों ने ये रियलाइज नहीं किया होता कि जैसे फॉर एग्जांपल उनको बीकॉम करना है और बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी इज अ मस्ट, राइट, और अगर उन्होंने अपनी सीयूईटी के पेपर में अकाउंटेंसी अटेम्प्ट ही नहीं किया डोमेन सब्जेक्ट, तो वो उन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल फिर नहीं हो पाएंगे। फिर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना प्रेफरेंस किसी ऐसे कॉलेज में जो बीकॉम लेने देता है आपको बिना अकाउंटेंसी एज अ डोमेन। उसमें तो वो अच्छे कॉलेजेस को मिस करेंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए पेपर का प्रिपरेशन एक अलग है, जो आप मार्च मतलब पेपर कैसे देना है वो सब चीजें ठीक है, बट ये एक प्री प्रेप आप कर सकते हैं पहले ही, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। हम डेली बच्चों को काउंसिल करते हैं इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। कॉलेजेस का सबका वेबसाइट है,
यूनिवर्सिटी इसका वेबसाइट है जहाँ डिटेल्ड एडमिशन बुलेटिन पब्लिश होता है, सीयूईटी का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश होता है। आपको सिर्फ ये करना है, आपको ये देखना है कि मुझे किस कोर्स में जाना है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी में मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है जी, तो बाय द वे मैं वहीं का alumni हूँ। हाँ जी, जी, very I'm sure you would have a very good experience जी, right? जी। तो अगर आपको ऐसा कुछ एम्बिशन है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको क्लियरली मिलेगा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके पास क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए सीयूटी के अंदर। सीयूईटी के अंदर ओके, तो वो 12th के बोर्ड्स पे अभी वो फोकस हट गया है ऑलमोस्ट बिल्कुल। तो आपको अपना आप जो पेपर सीयूईटी में दे रहे हैं या जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए, आपको वो पहले मैप करना चाहिए अपने कोर्सेज से। मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, मुझे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मुझे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना है, या मुझे बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना है। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, जब बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने अपना ग्रेजुएशन 98 में कंप्लीट कर लिया था। तो उस ज़माने में हमारे पास चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत कम होते थे। तो हमारे पास था बीकॉम ऑनर्स कर लीजिए या कुछ बीबीए कर लीजिए। बीबीए भी नहीं था इतना पॉपुलर, एमबीए तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हाँ एमबीए भी बहुत कम लोग ही चूज़ करते थे। हमने हिम्मत करके कर लिया उस टाइम। लेकिन आज की दुनिया में सब्जेक्ट्स की चॉइस भी बहुत सारी है। तो एक मैं सुन रहा था कुछ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड कंट्रोल और बैचलर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, और वो लिस्ट एंडलेस लिस्ट है। तो अगर वो लिस्ट को मैप करना हो तो कैसे किया जाएगा? तो अगेन प्रोसेस वही रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी का एडमिशन बुलेटिन देखें। यूनिवर्सिटी के एडमिशन बुलेटिन में जितने भी कॉलेजेस कवर करता है वो यूनिवर्सिटी, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है कोर्स वाइज। तो मैं अगर मान लीजिए कि मैं एक एक्स चूज कर रहा हूँ और मुझे वाई भी करने की कोशिश करनी है, लेकिन वाई के अंदर क्योंकि मुझे मैथ्स करनी पड़ेगी, इसकी वजह से मेरा वाई मिस हो रहा है, तो ये एक आज की डेट में हर्डल है। अभी तो ये हर्डल है क्योंकि अदरवाइज कॉलेजेस स्क्रीन कैसे करेंगे एट अ कॉमन। अगर मुझे किसी को बीकॉम ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट तो 3 की जगह 4 दे दें, वो ये कर सकते हैं। अगर वो कहें कि 4 आप ले सकते हैं। इसीलिए आपके पास क्या होता है, आपने 5 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया है, आपने 1 लैंग्वेज का पेपर दिया है, आपने 3 डोमेन लिए हैं। 3 डोमेन की जगह 4 डोमेन कर देंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? या फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा आपके साथ, मतलब पेपर और बढ़ते जाएंगे। मतलब ऐसे तो फिर मतलब कोई फिर देयर इज नो एंड, फिर आप 23 के 23 कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा। जी राइट। तो फिर वो तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती जाएगी। तो अभी भी क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट के मिला के 250 पर सब्जेक्ट। तो 1250 1250 इज योर मैक्सिमम मार्क्स फॉर CUET। Right? Most of the colleges comes out with a best of 4 combination. That best of 4 your cutoff should be like this. Best of 4 your cutoff should मेरे कॉलेज का ही बताइए, बेस्ट ऑफ 4 लास्ट ईयर क्या था? So SRCC आप ले लीजिए, हंसराज ले लीजिए, ये जो टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है, so the cutoff, मतलब चाहे वो 12th स्टैंडर्ड रहा हो या भी CUET रहा हो, कट ऑफ गोज वेरी हाई। सो आई थिंक द लास्ट ईयर द कट ऑफ डिड नॉट फेल बिलो 98 परसेंटाइल, सो इट क्लोज्ड एट 98 परसेंटाइल। सो यू विल हैव टू बी इन द टॉप 2 परसेंटाइल CUET स्कोर टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। तो इस साल भी यही एक्सपेक्टेड है। जो फर्स्ट लिस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट। हाँ, मैंने स्पेशली अपने बर्थडे के दिन वो लिस्ट निकलवाई। सो मैंने कोशिश किया, मैंने बेटे को भी बोला, मैंने कहा यार मेरे बर्थडे गिफ्ट यही दीजिए आप। श्योर आपको बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट। हाँ, कि आप अपने उसमें नंबर जो आपके आए हैं उसके बेसिस पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आई थिंक वो ले भी लेगा इसमें। मेरे को काफ़ी पेरेंट्स, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के जिनके बेटे अभी 12th में या 11th में हैं, उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि CUET की प्रिपरेशन कहाँ से करें, और उसके लिए क्या कोई मैथ्स या साइंस है जिसमें वो ये सोच सकते हैं कि हाँ यार मैंने ऐसे फोकस करना है। कोई वो अभी क्या हुआ कि आपके पास जो ट्यूशन टीचर्स जो आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं या जो कर रहे हैं, वही आपको एक्सटेंड कर देते हैं कि आप हमारे यहाँ CUET का 2 महीने का क्रैश कोर्स कर लीजिए और उससे आप कर लीजिए। और उसमें हमने भी फेस किया, उसमें जैसे एक सब्जेक्ट में वो नहीं थे फैकल्टी, बट उन्होंने कोशिश की लेने की। हाँ, और वो फिर बाद में आरव ने आके कहा कि मेरे को पापा ये नहीं समझ आ रहा और मेरे को और करना पड़ेगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये मिस्ट्री? ये प्रॉब्लम हम बहुत देख रहे थे कि ऐसा बहुत प्रेवलेंट हो रहा है
कि बच्चों को करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा और बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहां वो ये सब चीज़ें डिस्कस कर पाएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं कहीं पर। प्रॉब्लम टू फेज है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। एक कि आपको बच्चे का माइंडसेट चेंज करना होगा फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव आंसर्स टू CUET MCQ बेस्ड। वो स्कूल को भी आना पड़ेगा उसमें, तो उस पर भी आना पड़ेगा। वो होपफुली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे फर्दर इसमें आएगी, शायद ये सब चीजें हम देखें आगे वाले सालों में। और दूसरी चीज ये है कि आपको रिटन पेन पेपर वाले माइंडसेट से आपको आना पड़ेगा कंप्यूटराइज बेस्ड MCQ। अभी आपके और मेरे जनरेशन में शायद ये हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया है। I mean, सर आप मेरी जनरेशन से पीछे आप आरव और मेरी जनरेशन में बीच में कहीं पर आई थिंक बच्चे भी बहुत कंप्यूटर savvy हो गए, बहुत सारे। एटलीस्ट इन द मेट्रोज वी सी कि बहुत कंप्यूटर savvy, उनको पता है क्या होता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज भी जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनको नहीं समझ में आता, उनको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो पढ़ना नहीं समझ में आता, राइट। तो ये 2-3 इश्यूज जो हैं वो हम बहुत प्रेवलेंट होते हुए देख रहे हैं कि एक तो बच्चे को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव टाइप में लेके आना है, पेन पेपर छोड़ के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लेके आना है। तो इसी का एक इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया एज द वॉल स्ट्रीट स्कूल जूनियर। एंड वहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि जो 2026 बैच ऑफ CUET होगा उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एनरोलमेंट से लेकर पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग, आपको पूरा बैंक्वेट ऑफ सर्विस, पूरा बैंक्वेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्चुअल टॉपिक्स, टेस्ट सीरीज और पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग, ये सब चीजें हम प्रोवाइड करने की कोशिश हमने पोस्ट एग्जाम के बारे में बात नहीं की, उसको भी मैं कवर करना चाहूंगा, फिर मैं वॉल स्ट्रीट जूनियर पे आऊंगा। बिल्कुल। जो पोस्ट एग्जाम है, किसी के नंबर आ गए, राइट, उसने एग्जाम दे दिया, उसने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर अभी भरा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिटेल्स भर दी, उसके बेसिस पे 19th को रिजल्ट आएगा कि कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ है और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कौन से कॉलेज आपको मिलेगा। अब आप लोग क्या करेंगे उस केस में? सो उस केस में अभी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना बच्चों के दिमाग में, वो ये होता है कि हमने CUET का एग्जाम दिया और फिर CUET क्या करता है, एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज करता है। हाँ जी कि ये प्रोविजनल आंसर्स हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। वो मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते के लिए उन्होंने बाहर निकाला था और एग्जैक्टली डाउनलोड कर सकते। जैसे मोस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है तो वो चैलेंजेबल है, कुछ आंसर्स जो आपको लगता है कि वो नहीं है सही, और उसके बाद फाइनल आंसर की पब्लिश होता है एंड देन ये एग्जाम का प्रोसेस, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसा आपने बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस अभी ऑन है एंड जो भी देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल 14 जुलाई लास्ट डेट है उसकी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है अंडरग्रेड कोर्सेज में तो 14 जुलाई लास्ट डेट है। कल तक आपको अपने प्रेफरेंस का कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन जितने भी आपने सोचे हैं वो फिलअप करके सेव करके सबमिट करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे इवन आफ्टर यू गिवन CUET। मुझे क्या लगता है ना कि जब तक ये वीडियो एडिट होके जाएगा शायद ये भी डेडलाइन निकल चुकी होगी। नहीं मैं आई होप कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि इसको जितना जल्दी पब्लिश कर सके। बट जो देख रहे हैं वो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज कल में इसको खत्म करें। एक वीडियो हम पहले इसके लिए ला चुके थे जहां हमने ये रिक्वेस्ट किया था, बच्चों को अवेयर किया था कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, टाइमलाइंस के बारे में बात किया था, प्रोसेसेस के बारे में बात किया था। तो आई होप काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ। वॉल स्ट्रीट जूनियर डिफरेंट क्यों है? वॉल स्ट्रीट जूनियर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम एक तो हम कैरी करेंगे हमारा 16 इयर्स ऑफ लेगेसी जो प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर है एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल। सो वी नो कि इस इंडस्ट्री की नब्ज क्या है, एजुकेशन कैसे वर्क करता है इंडिया में। राइट, जो फैकल्टी हम लोग ग्रूम कर रहे हैं यहाँ पर, दोज विल बी द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट यू विल सी की CUET के लिए स्पेसिफिकली। एंड हम लोग इसको ऐसे बिल्ड कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को फाइनेंस में करियर बनाना है इंडिया में, CUET इज दैट स्टेप where you enter, you take that step, you enter, and then you don't have to think. All the options will be available to you right here in the Wall Street School. Awesome. So starting from the junior platform where you can enroll for the CUET,
And going forward to your postgraduate courses, advanced financial courses. मैं अगर आरव का ही एग्जांपल लूँ, मैं बार बार अपने बेटे को का एग्जांपल लेते रहता हूँ, तो प्लान तो यही है कि CUT के एग्ज़ाम आएंगे, साथ में वो या तो ACCA या फिर CFA Yes. में एनरोल करेंगे, और क्योंकि वो इन हाउस है और हम लोग उसकी क्वालिटी एजुकेशन ऑलरेडी है, और सही कहा आपने कि बहुत साल हो गए Right. ये जर्नी में, 50,000 प्लस बच्चे Exactly. निकले हैं, तो एक बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि इतने सारे बच्चों का करियर पे इम्पैक्ट हुआ है। Exactly. और जहाँ पर हम बिल्कुल फाउंडेशन ईयर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर CUT से फर्दर इम्पैक्ट होगा। Exactly. क्योंकि बहुत माँ बाप हैं ऐसे जो कंफ्यूज्ड हैं कि उनके बच्चे के करियर पे क्या किया जाए। क्वेश्चन ये नहीं कि हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। Absolutely. और जब इस तरह का कंफ्यूजन होता है, वहाँ पर हमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम कई बार कोशिश करते हैं एज अ माँ बाप कि हम अपने सपने अपने बच्चों पर बोझ की तरह डालते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, तू क्यों नहीं करता। लेकिन बच्चे के अपने ड्रीम्स होते हैं, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहता है और वो अपने हिसाब से कुछ करना चाहेगा, तो उसके लिए आई थिंक एक एक्सपर्ट का होना, बच्चे को क्या पैशनेट है, किस चीज़ के बारे में पैशनेट है वो समझना, और एक कॉम्बिनेशन हो तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। Absolutely. एंड व्हेन यू रन बिहाइंड योर पैशन, मनी इज एन आउटकम जो आप सोच भी नहीं सकते। Exactly. तो यही है कि द ड्रीम इज दैट कि अगर इंडिया में किसी को भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सोचना है, अपना करियर बनाना है इन फाइनेंस स्ट्रीम्स, CUET should be that place, that platform that will guide you from your formative years, which is your 11th 12th standard, and we will continue to hold your hand till you get a professional degree, till you want to pursue any professional degree across financial domain. CUET is the first step, and TWSS is there in that, from that first step with you till the final journey that you want to ये जो वीडियो होगा शायद ये दिस विल गो अक्रॉस द ग्लोब। ये CUT is only for India right now? So right now, for Indian universities, but the interesting thing is that it also, the centers for CUET are also outside India. So 15 cities outside India also conduct CUET exam, but only for universities which are in India. So anybody who wants to come to Indian University? Absolutely. But this is for the NRIs, OCIs, or? No, it is not there's no limitation as such on that right now. Mm-hmm. So whoever wants to pursue an undergrad course in an Indian university, Awesome. so even foreign nationals can apply. Awesome. And for that only, I think NTA, which is the testing agency, the National Testing Agency, has conducted at least 20-25 CUET in 15 cities outside India as well. मुझे लगता है कि ये CUET अपने आप में बहुत डिटेल्ड एक चीज़ है जिसको हम जितना कुरेदेंगे, जितना अंदर परतों में जाएंगे, उतना और समझेंगे। किसी को आपके पास आना हो, किसी को आपसे बात करनी हो, तो कोई कैसे आपके पास, how can somebody reach you? So we have a YouTube channel. You can subscribe to the YouTube channel. It has our contact details. You can just contact us through that. And So somebody anywhere across in India who wants to appear for CUT 26, you are the man for that. I hope to be the man for that. We are starting this journey, and we are already getting a lot of queries. People who have appeared, अभी जिन्होंने 2025 दिया है, तो उनकी कॉलेज काउंसलिंग क्वेरीज से लेकर कुछ क्वेरीज आ रही हैं पेरेंट्स की ऑलरेडी, जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है 2026 के लिए. So I hope we make this big and we help to we aim to help as many students as we can. सर 2009 में जब स्टार्ट हुआ था तब एक लोता प्रॉमिस था कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे जिंदगी में लोगों की. आई थिंक फाउंडेशन ईयर्स पे अगर ऐसा इम्पैक्ट हो तो बहुत फर्क पड़ता है. एंड व्हेन दे स्टार्ट वेल दे एंड वेल. एब्सोल्युटली. बहुत ही सही चीज़ है ये कि अगर वो बेस कॉमर्स का या फाइनेंशियल एजुकेशन का बेस अगर मजबूत हो गया है तो कोई भी प्रोफेशनल डिग्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती. फिर वो डिफिकल्ट क्योंकि आपने फॉर्मेटिव ईयर्स में आपके जो बेसिक्स थे वो आपने बहुत अच्छे से कवर करें, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, राइट. तो वो एक चैनल बन जाता है अपने आप. आपका टैलेंट उसी तरह से होना होता है फिर आगे. Thank you so much, Anand. I think we will have more on this series and we look forward. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आप भी बने रहिए, जुड़े रहिए, और 26 की तैयारी करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो
इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, Thank you, आनंद, थैंक यू सो thank you, मच, thank बाय। you.